हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो सर, हम लोग कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑफ कोर्स ये इम्पोज होता है इनकम पे, और इनकम को कमाने के हमारे पास 5 सोर्सेज हैं सर। पहला सोर्स है सैलरी, दूसरा सोर्स है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा सोर्स है पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन चौथा सोर्स है, एंड अदर सोर्सेज पांचवा है सर। 15 to 17 तक के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सेक्शन 22 to 27 तक के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 28 to 44 तक के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 45 to 55 तक के सेक्शंस को यहाँ पे कवर करेंगे, एंड 56 to 59 तक के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारा हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन है। ठीक है ना, तो हम लोग आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी की। नया चैप्टर है हमारा इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। 5 to 8 मार्क्स की वेटेज होगी हमारे लिए। ठीक है, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कितने सेक्शन कवर होंगे? 22 to 27 तक के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब जो देखते हैं कि इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में हम इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट की बात करते हैं यार हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी को जब हम कंप्यूट करेंगे तो सर कंप्यूट करने से में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे हम प्रॉपर्टी की। हमने प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल ली, फिर बेटा इसमें से हम लोग लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। जब हम म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेट एनुअल वैल्यू निकाल लिया। अब ऑफकोर्स ये प्रॉपर्टी की हमारी वैल्यू आ गई ना। हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू से कुछ चीज़ों को लेस करने वाले हैं, है ना। क्या क्या? जैसे हम यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है या कंस्ट्रक्ट करी है, तो उस पर कोई लोन अगर चल रहा होएगा तो वो लोन का इंटरेस्ट लेस होएगा। इसके अलावा ऑफकोर्स इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी है, और हम हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके इनकम को कमाते हैं। तो लेट आउट करके अगर हम इनकम को कमाते हैं तो हो टेनेंट रह रहा होगा, तो जो टेनेंट रह रहा होगा डेफिनेटली हो सकता है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करी हो, है ना। तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउ हमें होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 24A में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेस करेंगे कुछ स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और ये जो डिडक्शन होती है वो कितने परसेंट की होती है? फ्लैट 30% की होती है। तो ये फ्लैट 30% की आपको यहाँ से डिडक्शन लेस करने का मौका मिलेगा। एंड 30% ऑफ व्हाट? किसका 30%? 30% ऑफ NAV। ये नेट एनुअल वैल्यू को 30% होएगा, तो इसको भी हम यहाँ से लेस करेंगे। एंड ऑफकोर्स अगर प्रॉपर्टी को परचेज किया होगा या कंस्ट्रक्ट किया होगा तो हमने प्रॉपर्टी के लिए कोई ना कोई लोन लिया होगा। अगर लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है, हम उसको भी यहाँ पे सेक्शन 24B में क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये कहलाएगी हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा तो हमें इतना करना है, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है ना यार, हमें इतना करना है कि सबसे पहले अगर हम इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, ये नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इसमें से ऑफकोर्स अगर टेनेंट रह रहा है तो कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होने चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सबको फ्लैट एक्सपेंडिचर हम अलाउ करवाते हैं 30% ऑफ NAV। ठीक है, एंड अगर आपने कोई लोन ले रखा होगा तो डेफिनेटली उस पर कोई इंटरेस्ट जाएगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी आ गई इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी की। बट आप सर बात करते हैं सर सेक्शन 22 जो है वो इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 22 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन हमें ये बताता है कि कौन सी इनकम को हम इस हेड में लेके जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट तो हमें पता चल गया। ठीक है, हम इसमें फिगर पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनकम को हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमने किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को अगर हमने क्या किया है? लेट आउट किया है, तो लेट आउट करने से होने वाली इनकम, यानी कि हमने इसको रेंट आउट कर दिया है,
रेंट पे दिया है, तो यहाँ से जो लेट आउट किया है या हमने इसको रेंट पे दे रखा है, तो जो रेंटल इनकम है सर वो इस सेक्शन में कवर हो जाएगी। ठीक है, समझना ध्यान से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, इसको समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पे जाएगी और कौन कौन सी इनकम नहीं जाएगी। ठीक है, हमने किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट किया, रेंट पे दिया, तो उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो सेक्शन 22 में जाएगी। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बिल्डिंग यहाँ पे कॉमर्शियल है तो उसको कवर कर रहे हैं, या रेजिडेंशियल है उसको कवर कर रहे हैं। तो सेक्शन 22 में कॉमर्शियल बिल्डिंग को भी अगर हम लेट आउट करते हैं वो भी यहीं पे आने वाली है, एंड अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो वो भी आने वाली है। तो पहली बात तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ डाउट था मन में या है तो उसको दूर कर लो, कॉमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल दोनों ही प्रॉपर्टीज की वैल्यू को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अब वो बिल्डिंग हो सकता है सिनेमा बिल्डिंग हो हो सकता है कोई होटल बिल्डिंग वो हो सकता है कोई गोडाउन हो सकता है किसी की हाउस प्रॉपर्टी हो। ठीक है ना यार, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है सर, हम उसको सेक्शन 22 में ही लेके जाएंगे। बोले इतनी कहानी समझ में आती है? यानी हमने किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, अगर उसको लेट आउट किया तो लेट आउट होने से जो रेंटल इनकम है वो हमारी सेक्शन 22 का पार्ट बनेगी, इस सेक्शन में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ओके। और कौन कौन सी बिल्डिंग है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ और बातें आती, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी पर्सन की कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इस हाउस प्रॉपर्टी के साथ भाई हमने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तो इससे जो रेंटल इनकम आई ये तो सेक्शन 22 का पार्ट बनेगी। अब अगर मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को मैंने लेट आउट किया तो 25,000 रुपीज का मुझे पर मंथ का रेंट मिल रहा है, इसके साथ ना एक 5,000 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है, और मैं इस लैंड, अब जो टेनेंट आया उसने मुझसे कहा कि मैम ये प्रॉपर्टी तो मैं आपकी यूज कर रहा हूँ, और अगर ये जो लैंड का एरिया है अगर आप इसको भी हमें लेट आउट कर देते हो तो मैं थोड़ी सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर लूंगा, थोड़ी सी वेजीज उगा लूंगा यार, तो बड़ी बेनिफिशियल हो जाएगी मेरे लिए ये चीज, गार्डन बना लेंगे यार हम। तो हमने कहा ठीक है आप कर लो, लेकिन मैं फिर टोटल लैंड को यूज करने का 10,000 पर मंथ चार्ज करूंगी आपसे। उन्होंने कहा ठीक है मैम नो प्रॉब्लम, आप 10,000 चार्ज कर लो। अब जो 25,000 पर मंथ मुझे मिल रहा है भाई, ये तो मेरी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू है, ये तो मैं लेके जाऊंगी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो लैंड की रेंट है भाई, ये तो साफ साफ दिख रही है, ये प्रॉपर्टी को लेट आउट करके नहीं है, ये जो लैंड को मैंने लेट आउट किया है और लैंड को लेट आउट करके मुझे 10,000 पर मंथ मिल रहा है, तो ये जो मेरे को 10,000 रुपीज मिल रहा है क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा? तो द आंसर इज यस। अगर किसी बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच्ड है और बिल्डिंग के साथ हमने उस लैंड को लेट आउट कर दिया है, तो उससे आने वाली जो रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। लेकिन बट, जैसे मैं बट करूँ तो मैं कान ऐसे खड़े होने चाहिए कि अच्छा आप आगे क्या कहने जा रहे हैं, बट अगर मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोई लैंड एरिया है, अगर मेरे पास कोई लैंड एरिया है और किसी पर्सन ने कहा कि मैम ये जो जमीन आपकी खाली पड़ी है, एक काम करो मैं इस पे नर्सरी का बिजनेस करना चाहता हूँ, आप मुझे इसको किराए पे दे दो, तो मैंने इस लैंड को रेंट पे दे दिया। जब मैंने इस लैंड को रेंट पे दिया तो मुद्दा ये आता है जो यहाँ से रेंट मिला से 20,000 पर मंथ में मैंने इस लैंड को एक नर्सरी वाले को दे दिया, जिनका नर्सरी का बिजनेस समझते हो ना, जो पौधे वौधे बेचते हैं उनका, तो 20,000 पर मंथ मुझे इससे मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो 20,000 पर मंथ जो मुझे मिल रहा है क्या ये भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो, नहीं बनेगा। अगर किसी बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच्ड है तो वो तो उस लैंड से होने वाली रेंटल इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, बट अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड एरिया है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और सिर्फ लैंड को लेट आउट करके हम इनकम कमा रहे हैं, तो ये वाली रेंटल इनकम बेटा अदर सोर्सेज में जाएगी। अदर सोर्सेज एमसीक्यू के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यार, 2 नंबर का भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यार, समझ रहा है ये बात को यार सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए 2-2 नंबर में बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो तुम्हारा पेपर पैटर्न है तो उसमें तुम्हारे को बड़ा अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ लैंड को लेट आउट किया तो अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा, लैंड विद बिल्डिंग किया तो फिर ये कहाँ का पार्ट बनेगा? हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, यानी ये जाएगा सेक्शन 56 में, बट ये वाला जो है ये जाएगा सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड सेक्शन 56 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ अदर सोर्सेज। इतनी कहानी समझ में आती है? अच्छा, तो मैंने कितनी बातें करी? मैंने बात करी बिल्डिंग कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो,
चल दोनों ही रेंटल इनकम आपकी सेक्शन 22 में जाएगी। दूसरा मैंने आपसे कहा कि अगर बिल्डिंग के साथ लैंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड अपार्टेंट देयर टू, ये जाएगा आपका एचपी में। सिर्फ लैंड है तो ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है मुन्ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल शालीमार ग्रुप, आप जानते हो शालीमार ग्रुप को, है ना। ये बताओ मुख्यतः इनका बिजनेस क्या है। इनका बिजनेस है प्रॉपर्टी को बना के बेचने का, यानी ये अपार्टमेंट्स बनाते हैं, डुप्लेक्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, और इनका मुख्य जो बिजनेस है वो है प्रॉपर्टी को सेल करने का। इन्होंने क्या किया, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई, इन्होंने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई। अब ऐसा भी होता है कि जो इन्होंने अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई हुई है, सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो अपार्टमेंट, उन्होंने 4 अपार्टमेंट मान लो बना दिए, 4 अपार्टमेंट बना दिए। अब यार ये जो अपार्टमेंट बन के रेडी हो गए, जिस दिन ये रेडी हुए जरूरी नहीं कि वो टाइम पे वो सेल हो जाए। कभी कभी ना हमें होता है कि हम इनको क्या करेंगे, इनको होल्ड करना पड़ता है। ऑफकोर्स ये इनके लिए क्या है, इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड है। शालीमार के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, एंड शालीमार ने ये स्टॉक इन ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन अभी ग्राहक ही नहीं आ रहा है, बायर नहीं आ रहा। मतलब शालीमार पैराडाइज 2015 की टाउनशिप डेवलप्ड है, अभी तक पूरे डुप्लेक्स नहीं निकाल पाए, अभी तक नहीं निकाल पाए, और 10 साल हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह हमने किसी प्रॉपर्टी को होल्ड किया, बट हो सकता है कि वो वैल्यू, वो प्रॉपर्टी अभी सेल ना हो रही हो। तो अब शालीमार ग्रुप ने क्या किया, भैया कहा कि जब तक सेल नहीं हो रही तब तक हम इसको रेंट पे उठा देते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो रेंट मिल रहा है। तो मुद्दा ये आता है कि एक प्रॉपर्टी जो कि मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड की तरीके से, मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब उससे मुझे जो रेंटल वैल्यू आ रही है, मुद्दा ये आता है कि ये जो रेंटल वैल्यू है ये सेक्शन 22 का पार्ट बनेगी, हाउस प्रॉपर्टी का, या ये सेक्शन 28 का पार्ट बनेगी, पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर ये सेक्शन 56 का पार्ट बनेगी। तो ये कहते हैं कि यस ऑफ कोर्स ये सेक्शन 22 का पार्ट बनेगी। अगर किसी इन्वेंट्री को, किसी स्टॉक को हमने होल्ड किया है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, बट अभी उसको हम सेल नहीं कर पा रहे, अभी हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो इस सिचुएशन में हमारे लिए ये प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तो जो रेंटल इनकम आएगी वो किसका पार्ट बनेगी मुन्ना, एचपी का ही पार्ट बनेगी। आई कहानी समझ में। तो यहाँ पे भी सेक्शन 22 आ गया। एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट सुनो, ये बताओ डीएलएफ कंपनी जानते हो, सुना है नाम तुम लोगों ने डीएलएफ का। सर डीएलएफ भी पता है क्या करते हैं, फ्लैट और अपार्टमेंट्स बनाते हैं। ये अपार्टमेंट्स बनाएंगे, डुप्लेक्स बनाएंगे, घर बनाएंगे, या विलास बनाते हैं। अब सर कहानी इस प्रकार है कि ये जो इन्होंने ये अपार्टमेंट बनाए, बेसिकली इनका ये जो रेंटिंग का जो बिजनेस है, सॉरी इनका ना बेचने का बिजनेस नहीं है, इनका ना इसको रेंट पे देने का बिजनेस है। डीएलएफ वाले तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, बनाने के बाद ये इसको लेट आउट ही करते हैं, ये इसको बेचते नहीं है, ये इनका बिजनेस है, लेटिंग आउट का इनका बिजनेस है। और यहां से अब इनको रेंट रिसीव हो रहा है, मतलब एक कंपनी है जिसका लेटिंग आउट ही बिजनेस है, और वो उस लेटिंग आउट से क्या कर रहा है, वो उस लेटिंग आउट से रेंटल इनकम कमा रहा है। तो मुद्दा ये आता है कि ये जो रेंटल इनकम है ये कहाँ जाएगी, सेक्शन 22, 28 एंड 56 कहाँ जाने वाली है। तो यहाँ पे आता है भाई देखो इनका लेट आउट करने का क्या है, बिजनेस है, और अगर बिजनेस है तो हम इसको सेक्शन 28 में लेके जाएंगे। देखो ये भी रेंटल है, लेकिन हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, 28 में लेके जा रहे हैं, यानी बिजनेस इनकम इसको बना रहे हैं। बोलो इतनी कहानी समझ में आ रही है। सर यहाँ पे ये चार्जिंग सेक्शन की बात थी। चार्जिंग सेक्शन में क्या था कि कौन कौन सी इनकम को हम सेक्शन 22 का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 22 का पार्ट बनेंगे, अगर किसी भी कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कोई गोडाउन बिल्डिंग है, कोई सिनेमा बिल्डिंग है, कोई होटल बिल्डिंग है, अगर हम इसको लेट आउट करते हैं, या कोई हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लेट आउट करने से जो रेंटल इनकम आई वो सेक्शन 22 का पार्ट बनेगी। बिल्डिंग के साथ अगर लैंड को भी अटैच करके लेट आउट किया तो ये हमारे पास किसका पार्ट बनेगी, सेक्शन 22 का पार्ट बनेगी। सिर्फ और सिर्फ लैंड को लेट आउट किया तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। अगर मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी को सेल करने का, प्रॉपर्टी को मैंने होल्ड किया स्टॉक इन ट्रेड की तरीके से, बट अभी राइट नाउ वो सेल नहीं हो रही है, और मेरे पास ना नए अभी मेरे पास उसको होल्ड करके रखना है, तो मैंने सोचा कि इसको लेट आउट कर देते हैं। तो वहां से जो रेंटल इनकम आई वो कहाँ जाएगी,
हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, और अगर मेरा लेटिंग आउट का बिजनेस है तो वो वाली इनकम पीजीबीपी में जाएगी। इसमें कोई कहानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आइए सर, चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 थोड़ा पैरा फॉर्म में था, इसलिए मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया है आप लोगों के लिए। अब क्योंकि मैंने लिखवाया नहीं था तो मैंने कहा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्या करोगे लिख के यार, ठीक है। देखो, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी इफ द इनकम इज फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर सेल और परचेज है हाउस प्रॉपर्टी की, तब तो यार डिपेंड करता है सेल और परचेज क्या है। अगर सेल और परचेज आप रूटीन बेसिस पे कर रहे हो तो पीजीबीपी का पार्ट बनेगी। सेल और परचेज आप अगर प्रॉपर्टी को परचेज किया, उसको इन्वेस्ट मार दिया और फिर जब वैल्यू एप्रिसिएशन हो गया तब बेचा, तो कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी। समझ रहे हैं? अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तो रेंटल इनकम एचपी का पार्ट बनेगी। प्रॉपर्टी को सेल और परचेज करने का बिजनेस है तो ये क्या बनेगा, पीजीबीपी का। अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट है कि हमने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज कर ली, हम इसको होल्ड कर रहे हैं, जब ये 2-4 करोड़ की हो जाएगी तो हम बेच देंगे इसको, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। ठीक है। However, if the sale or purchase a part of business, income is taxable under the head PGBP। बोलो कहानी समझ में आती है? House property shall include all types of house property, all types of house property, that is residential property, shops, godown, cinema building, workshop building, hotel building, etc etc, बहुत सारी हो सकती है। The term house property shall include not only the building बट ऑल्सो द लैंड अपार्टेंट देयर टू। लैंड अपार्टेंट का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग के साथ लैंड भी अटैच्ड है, तो अगर लैंड को भी लेट आउट किया तो वो वाली इनकम कहाँ जाएगी, एचपी में जाएगी। ठीक है, आगे। इफ एनी पर्सन इज लेट आउट ओनली लैंड, तो कहाँ पे जाएगी, विच इज नॉट अ इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इतनी कहानी समझ में आ रही है? चलो आगे बात करते हैं। इफ एनी पर्सन हैज बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ ओपन लैंड, इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। अगर बिजनेस है तो कॉमन सेंस से किसका पार्ट बन जाएगा, पीजीबीपी का। नाउ अब यहां पे आ जाओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि मैंने उसको होल्ड किया है स्टॉक इन ट्रेड की तरीके से, तो फिर ये केस में क्या होगा, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड फॉर सेल और परचेज ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी, यानी सेल और परचेज के रिस्पेक्ट में। If any person has a business of letting out house property, income shall be taxable under the head PGBP। बोलो कहानी समझ में आई? अब अगली लाइन देखो, if any person is holding house property for the purpose of sale or purchase, but it has been let out for some time, income shall be taxable under the head house property। I hope कि इसमें क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। बेटा मैंने ये फॉर्मेट आपको बता दिया, मैंने कहा कि देखो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको इनकम कंप्यूट करनी है तो इनकम कंप्यूट करने के लिए मेरे को ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे हम प्रॉपर्टी की, फिर उसमें से हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो नेट एनुअल वैल्यू कहलाएगी। उसमें से हम लोग उसके ऑफकोर्स किसी भी इनकम को कमाने के लिए अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस कर रखे हैं तो हम उन एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। ठीक है ना यार। तो एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं यार, अगर प्रॉपर्टी पे टेनेंट रह रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ तोड़ फोड़ हुई होगी, कुछ ना कुछ पेंटिंग डेंटिंग का खर्चा तो आता ही रहता है। तो अब यहाँ पे कहा कि कितना खर्चा आप कर रहे हो, इसमें तो बड़ा लोचा लफड़ा है, कोई एसएससी कुछ क्लेम कर रहा है, कोई एसएससी कुछ क्लेम कर रहा है, तो इससे अच्छा एक काम करो, आप 30% फ्लैट डिडक्शन दे दो, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर 24A में आपको 30% फ्लैट एनएवी का मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई लोन वगैरह लिया हो तो उसका इंटरेस्ट लेस करेंगे, एंड ये वैल्यू आएगी एचपी की, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, एंड इस पे हम लोग टैक्स पे कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है, ये फॉर्मेट देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है मैम, लग रहा है कि जैसे ना अभी 2 मिनट में हम ये क्वेश्चन करने लगेंगे, फॉर्मेट पे पुट करो बस आ जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स हर एक कहानी अपने आप में, हर एक फिगर में एक कहानी छुपी हुई है ना। जैसे मैंने कहा ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, साल भर में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आती है, आपको कितनी इनकम रिसीव होती है, उस इनकम से आगे एडजस्टमेंट करनी है। तो क्वेश्चन याद है ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग अब यहाँ पे ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जरा देखो ध्यान से। अब हम हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कंप्यूट करेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे है
कि सबसे पहले ना देखो आपकी प्रॉपर्टी किस पर्टिकुलर एरिया में, हर एक प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर अगर एरिया में होती है तो उस एरिया के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत पॉश एरिया में रह रहे हो है ना, कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर जगह पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा है यार है ना, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल 2000 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी है, बट वो प्रॉपर्टी किस पर्टिकुलर लोकेलिटी में है इससे उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। कोई बहुत बेकार सी गंदी जगह, सकरी सकरी गलियां हैं है ना, बड़ी गंदगी रहती है और सब नालियां ओपन है ना, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। रोड बहुत चौड़ी है, प्रॉपर एरिया है और बहुत सनलाइट आ रही है, बहुत साफ सुथरा एरिया है ना, उसको पॉश लोकेलिटी बोलते हैं। तो अब 2000 प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे एरिया में और वैसे एरिया में वैल्यू में फर्क आ जाएगा। तो जिस लोकेलिटी में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक वैल्यू हम ले लेते हैं कि भाई अगर इस एरिया में हमने लिया, जैसे लखनऊ के विभूति खंड एरिया में अगर हम किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने के लिए जाते हैं यार, तो 200 रुपये 300 रुपये स्क्वायर फीट है। लखनऊ के हजरतगंज में अगर हम किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं तो 100 रुपीज स्क्वायर फीट चल रहा है, 100 एंड 110 रुपीज स्क्वायर फीट चल रहा है। बट किसी रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे शायद 10 रुपये 20 रुपये स्क्वायर फीट भी होगा, 50 रुपये स्क्वायर फीट भी रेंटल होगी, तो हर लोकेलिटी के हिसाब से रेंटल वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट कैसे आता है बेटा, लोकेलिटी के हिसाब से आपका फेयर रेंट आएगा। फिर हमने आप ये फेयर रेंट तो निकाल लिया, फिर हर एक प्रॉपर्टी जिस भी पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड होती है उस एरिया की देख रेख करती है म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर्ड में उसकी वैल्यू लिखी होती है कि इस एरिया में इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू होगी, उसके हिसाब से म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है कि इसका रेंट इतना होना चाहिए। तो एक होती है म्युनिसिपल वैल्यू, ये वैल्यू भी हो सकती है कि हो। फिर अब बहुत पुराने टाइम में ना हमारे वहाँ पे एक एक्ट पास करवाया गया, रेंट कंट्रोल एक्ट। एक्चुअली पुराने ज़माने में जब जमींदार लोग हुआ करते थे तो वो लोग क्या करते थे, लैंड को बहुत महंगा लेट आउट करते थे, रेंट पे देते थे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रेंट कंट्रोल एक्ट आया। एंड रेंट कंट्रोल एक्ट आपको बताता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ का कितना रेंट हो, किस प्रॉपर्टी का किस जगह पे कितना रेंट होएगा। तो यानी कि गवर्नमेंट के दस्तावेजों में भी आपके रेंट की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेंट, जिसको हम एसआर बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये भी हो, क्वेश्चन में ये भी दिया हो। ठीक है, ये तो लोकेलिटी के हिसाब से वैल्यू है, जो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इस लोकेलिटी में है तो उसके हिसाब से ये रेंटल होएगा। यहाँ पे हम अंदाजा लगाते हैं भाई, यहाँ पे तो म्युनिसिपैलिटी वाले आके बताते हैं, ये तो रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है। ठीक है, इन सबसे परे हम प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं, तो भाई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने कहा कि 25,000 में लेट आउट करूंगी। अब बाहर आके उस जो टेनेंट है वो कह रहा है मैम प्लीज़, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं है ना, हम लोगों की तो पॉकेट मनी होती है और हम 5 लोग मिलके होल्ड करेंगे इस प्रॉपर्टी को, प्लीज़ रेंट कम कर लो, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप भी कभी पढ़ने वाले बच्चे। बहुत संटी कर दिया, टॉर्चर कर दिया यार एकदम इमोशनली। तो ये केस में मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो 20,000 कर लो। नहीं नहीं मैम, हम तो नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे भाई बहन है आपके। मैं कहा अच्छा ठीक है जाओ यार 10,000 कर लो। तो ARR का मतलब एक्चुअल रिसीव्ड और रिसीवेबल। प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लास्टली तो फर्क पड़ता है कि मुझे मिला कितना, ARR कितना है। आई बात समझ में? तो हमने ये ARR निकाले, बाप रे बाप, मतलब हमें तो GAV निकालना था, हमने सोचा था कोई एक वैल्यू होगी, पुट करेंगे बस बात खत्म हो गई यार। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं ये भी होएगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा और ये भी होएगा, 4 वैल्यू है। अब कौन सी वैल्यू को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू माने? तो यहाँ पे कहा कि देखो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू है, तो इन दोनों में से भैया ना दो विच एवर इज हायर कर लो, विच एवर इज हायर कर लो। अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रखी हो तो विच एवर इज हायर कर लो, और जो वैल्यू आए इसी को आप अपना मान लो कि ये आपकी GAV है। बट अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, देखो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट पास है, और रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि भैया देखो हम ना सबके ऊपर ना मतलब सबको ना रेगुलेट करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का रेंट नहीं चार्ज कर सकते हो। तो अगर ये हमें रेगुलेट कर रहे हो और हमें ये बोल रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का रेंट नहीं चार्ज कर सकते हो, तो कॉमन सेंस है, ये एक अथॉरिटी ने एक वैल्यू बता रखी है और कह रहे हैं कि इस वैल्यू से ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते हो। तो कॉमन सेंस ये है कि इससे ज़्यादा तो हम चार्ज ही नहीं कर सकते। और जब मैं आपको जब भी फॉर्मूला बनवाती हूँ
कि एक्सटेंड टू दिस, तो एक्सटेंड टू दिस का मतलब विच एवर इज लोअर ना, वेरी सिंपल। आपने इतनी बार फॉर्मूले बनाए हैं मेरे साथ, तो मैं कहती हूँ ना कोई चीज एक्सटेंड टू दिस चार्ज करेंगे तो इसका मतलब दो फिगर्स होंगी, विच एवर इज लोअर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये आ गई हायर वैल्यू, को यहाँ पे आ गई होगी, इस हायर वैल्यू को कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, और विच एवर क्या कर लोगे, लोअर कर लोगे। ये लोअर आ गई बेटा। इस लोअर को हम लोग पता क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, इसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं एआरआर से, इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं किससे, एआरआर से। और अब यहाँ पे भाई ये तो एक्सपेक्टेड आ गई कि भाई इतनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए, बट मैंने कहा ना देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू ये तो एक्सपेक्टेड थी, ठीक है यार ना, मोटा मोटी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बट पॉकेट में कितना आया उससे फर्क पड़ता है। तो अगर मान लो ये तो वैसे ही प्रॉपर्टी की फिगर को कम करके बताया एक्सपेक्टेड रेंट, तो अगर मान लो एआरआर यानी तुम पैसे कम ले रहे हो तो हम इसी को मान लेंगे आपकी जीएवी है। और अगर एक्सपेक्टेड रेंट आया से मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 और तुम कितना ले रहे हो टेनेंट से 25,000, तो ये कहते हैं एक्सपेक्टेड को एआरआर से कंपेयर करो, एक्सपेक्टेड को एआरआर से कंपेयर करो और विच एवर जो हायर आए उसको कर लो, ठीक है ना यार, ठीक है। क्योंकि भाई सरकार कहती है भाई अगर एआरआर कम है तो तुम कम ले रहे हो भैया, हम अपना नुकसान थोड़ी ना करेंगे, तो हम एक्सपेक्टेड ले लेंगे। और अगर एक्सपेक्टेड कम है लेकिन तुम्हारी पॉकेट में ज़्यादा जा रहा है, सरकार कहेगी अरे यार तुम अपनी पॉकेट में ज़्यादा पैसे डाल रहे हो, ऐसे ज़्यादा वाले को जीएवी बनाएंगे। आई कहानी समझ में, तो रीज़न भी समझ में आया ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। तो फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, एंड फिर यहाँ पे हायर वैल्यू जो निकल के आई इसको कंपेयर करेंगे किससे, और विच एवर इज लोअर करेंगे, एंड फिर दिस और दिस विच एवर इज हायर। अच्छा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हो फेयर रेंट और दिया हो स्टैंडर्ड रेंट, और यहाँ पे दिया हो एआरआर, अब फॉर्मूला क्या बनाओगे भाई, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट तो कंट्रोल करता है ना, ये कहता है एक्सटेंड टू दिस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस और दिस विच एवर इज लोअर कर लेंगे, ठीक है ना यार, और फिर दिस और दिस विच एवर इज हायर कर लेंगे। बोलो कहानी समझ में आई क्या। अच्छा अगर क्वेश्चन में दिया हो फेयर रेंट और एआरआर ही दिया हो तो क्या करोगे, विच एवर इज हायर कर लोगे, है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हो स्टैंडर्ड रेंट और क्वेश्चन में दिया हो एआरआर तो क्या करोगे, विच एवर इज हायर कर लोगे। आई कहानी समझ में। तो आपको ना मतलब ऐसे रटना नहीं है, आपको समझना है हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं और हम हायर और लोअर क्यों बना रहे हैं। तो फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू भाई म्युनिसिपैलिटी वालों ने तो बहुत पहले ही डिसाइड किया होगा, बट लोकेलिटी उसमें उसकी सर्विसेज गुड्स की अवेलेबिलिटी इन ये चीज़ें ना सोसाइटी के जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है चीज़ें बढ़ती जाती है, तो हो सकता है म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में कोई वैल्यू दर्ज हो बट उस अब वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में ज़्यादा हमें रेंटल जनरेट कर रही हो तो फिर हायर लगा लेते हैं। बट रेंट कंट्रोल एक्ट तो कंट्रोल करता है भाई, हम तो सिकंजा कसेंगे आप लोगों के ऊपर, आप ज़्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते हो अपने टेनेंट से, तो विच एवर इज लोअर लगा देंगे। तो ये एक्सपेक्टेड आ जाती है और एक्सपेक्टेड को हम कंपेयर करते हैं एआरआर से, और आप कॉमन सेंस यार अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कह रही मैं अपना नुकसान नहीं करूंगी, और अगर एआरआर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कहेगी हमें एआरआर पे टैक्स चाहिए, इसीलिए फॉर्मूला क्या बना, विच एवर इज हायर। बोलो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को। चलो मेरे साथ आओ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। चलो इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर एक्स हैज वन हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट 80,000 पर मंथ। यार अगर ये लेट आउट वैल्यू दे रखी है 80,000 तो ये क्या है, ठीक है। तो मेरे को मैं यहाँ पे करती हूँ इलस्ट्रेशन 1 है ये मेरे को फेयर रेंट ढूंढना है, उसमें मेरे को म्युनिसिपल वैल्यू है ना, म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट, मेरे को एआरआर मिल गया, कितना मिल गया 80,000 है ना, पर मंथ है तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है। फेयर रेंट 90,000 है, बहुत बढ़िया, फेयर रेंट 90,000 है तो मैंने ये 90,000 कर लिया मुन्ना, है ना। और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 70,000 है, ये 70,000 है, और बेटा ये कितनी है 81,000 है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई ये 12 इंटू 12 इंटू 12 और इंटू 12। क्यों मैम 12 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पर मंथ है, यहाँ पे दे रखा है पर मंथ है,
ठीक है, तो पर मंथ दे रखा है, तो एक काम करते हैं, चलो जरा मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। 10,80,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना है बेटा? 8,40,000 आ गया बेटे। यहाँ पे कितना आया? 9,72,000 बच्चा। यहाँ पे कितना आया? 9,60,000। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, दिस और दिस विच एवर इज हायर। हायर कितना आया? 10,80,000। मन में रखेंगे ना, ज़्यादा कॉपी को गंदा नहीं करेंगे, मन में रखेंगे 10,80 आ गया हमारा हायर। विच एवर इज लोअर 972, 9,72,000 आ गया। विच एवर इज लोअर दिमाग में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिगर 9,72,000 आई है। 9,72,000 हमारे लिए क्या है? एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे ना, तो जब 972 आया, जब 9,72,000 आया ना, तो इसके आगे लिख देंगे आप कि ये एक्सपेक्टेड है ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 9,72,000 जो है ये मेरा क्या आ गया? एक्सपेक्टेड आ गया है ना। कभी कभी ना क्वेश्चन में ना आपको बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेंगे कि इस वैल्यू को कहते क्या है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड को कंपेयर करते हैं किससे? ARR से। ARR कितना है? 960 है, तो फिर हमारी GAV क्या बनेगी? 9 लाख, क्योंकि विच एवर इज हायर का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। देखो क्या क्वेश्चन में कोई म्युनिसिपल टैक्सेस भी दे रखे हैं क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 को यहाँ से क्या कर दो? लेस कर दो। कितना आएगा? 9,12,000। ये क्या आ गई मुन्ना मेरे पास? नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, अब ना नेट एनुअल वैल्यू जब आ गई ना मेरी, तो पता है अब क्या करेंगे? पहले तो 30% लेस करो। मैम पहले इंटरेस्ट लेस कर दे। नहीं नहीं बेटा, इंटरेस्ट कैसे लेस कर दोगे पहले? क्यों मैम, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेस करेंगे यार? इसलिए नहीं इंटरेस्ट लेस कर पाओगे ना, क्योंकि हमें 30% ऑफ NAV चाहिए है ना। तो एक काम करो, 24A, मैंने क्या बताया इसको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है ना मुन्ना? कितना आया? 2,06,000। बेटा ये करो कितना? अच्छा ये आ गया। देखो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है क्या? पेड ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज 50,000। तो ये आ गया 50,000 मुन्ना, और इसको एडजस्ट करो जरा, कितना आएगा? 5 लाख। ये आ गई हमारे को, ये आ गई इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2, मिसेस एक्स हैज लेट आउट वन हाउस प्रॉपर्टी 62,000। तो एक काम करती हूँ, मैं पहले तो लिख लूँ यार, है ना। ये हमारे पास आ गया इलस्ट्रेशन 2। तो हम फिर से यहाँ पे लेंगे फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और ARR। ठीक है, जरा बताओ मुझे फेयर रेंट कितना है क्वेश्चन में? 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 होएगा। MV कितना है बेटा? यहाँ बेटा SR कितना है? कितना बेटा? और ARR कितना है? 60। एक बार देखो लेट आउट। ठीक है, तो ये बताओ कितना आएगा? 10,80,000 ये आ गया, 864 ये आ गया बेटा। हाँ, ये आ गया 12 लाख। ये कितना है बेटे? 7 लाख। विच एवर इज हायर 10,80, विच एवर इज लोअर 10,80, विच एवर इज हायर 10,80। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई है? ठीक है, अब लेस करना है इससे क्या हमें है क्वेश्चन में? कितने बेटा? ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। और फिर बेटा अब ये आ गई हमारी क्या? नेट एनुअल वैल्यू। लेस करना है बेटा इससे क्या? 24A। कितना मुन्ना? 30% है ना। कितना आ गया? 3,12,000।
बेटा टैक्स की तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन देखो है 60,000 कितना आया बेटा, ये आई कहानी समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ इस पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस की। देखो जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, मुन्ना हमेशा ये बात को ध्यान में रखना कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो आपको जो म्युनिसिपल टैक्स है, जो एमटी है, वो आपको कब अलाउ होएगा, कब अलाउ होएगा? अलाउ इफ पेड बाय ओनर। ये आपको तभी अलाउ होंगे जब पेड बाय ओनर होंगे। क्यों? अब कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको ऐसा भी देगा कि प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं 6,000 के, और इसमें से 2,000 पे किया है टेनेंट ने, 2,000 पे किया है ओनर ने, और 2,000 पे किए हैं पेबल है, पे ही नहीं हुए। तो सुनो ध्यान से, अगर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स विच इज पेड बाय द टेनेंट होएगा सर, वो डिसअलाउ रहेगा, आपको अलाउ नहीं होएगा। देखो लैंडलॉर्ड की जिम्मेवारी होती है, ओनर की जिम्मेवारी होती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है वो ही पे करे। तो प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑलवेज पेड बाय ओनर, तभी अलाउ करवाना, और अगर पेड बाय द टेनेंट होएगा तो डिसअलाउ करवा देना। अच्छा सुनो, एमटी जो होंगे वो आपको तभी अलाउ होंगे अगर ये पेड होंगे, इफ पेड। अगर पेबल है तो आपको कभी अलाउ नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। देखो ये वाली ना कहानी जो है ना म्युनिसिपल टैक्सेस की ना, यार हम इसको ना पीजीबीपी वाले चैप्टर में भी देखेंगे और हम इसको अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में भी देखेंगे। तो टैक्सेस एंड ऑल आपको तभी अलाउ होते हैं एक्सपेंडिचर के तौर पे जब वो पेड होते हैं। अगर आपके म्युनिसिपल टैक्स पेबल होंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में इस बात को जरूर ध्यान रखना कि ये पेबल है या पेड है, ठीक है? अच्छा देखो दो बातें ना मुन्ना, अलाउ तब होंगे पेड बाय द ओनर, अगर पेड बाय टेनेंट होंगे तो नॉट अलाउड, और अलाउ तब होंगे अगर पेड होंगे, और अगर पेबल होंगे तो नॉट अलाउड। बोलो कहानी समझ में आती क्या? In order to maintain any particular town or city, there is always some authority and it is called the local authority. जैसे लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली में एमसीडी है ना। अच्छा एंड यहाँ पे बात करते हैं, इफ एसएससी हैज पेड सच टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, अगर एसएससी पे कर रहा है पेड सच टैक्सेस, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द टैक्स ऑफ पेड फ्रॉम द जीएबी। But if tax is due but not paid, deduction is, आई कहानी समझ में? ध्यान रखोगे ये बात का। बड़े से क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट कहीं लिख देंगे ब्रैकेट में पेबल, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, या ऐसे लिख देंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 6,000 का म्युनिसिपल टैक्स है, 2,000 पेड बाय द ओनर, 2,000 पेड बाय द टेनेंट एंड 2,000 इज स्टिल नॉट पेड। तो अब तुम्हें वहां पे समझना है कितना अलाउ करवाना है और कितना अलाउ नहीं करवाना, ठीक है? अच्छा, इफ टैक्स हैज बीन पेड बाय द टेनेंट, इन दैट केस टैक्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। बोलो कहानी समझ में आई? चलो अब सर मैं एक कहानी और बता दूं, फिर उसके बाद सर कहानी बताएंगे। तो ये हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए। अब 24A, 24A मैंने क्या बताया आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की मैं बात करती हूँ तो 24A कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो
स्टैंडर्ड डिडक्शन के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करेंगे। ये आपको बार बार देंगे कि टेनेंट ने इतने का नुकसान कर दिया, मकान मालिक ने इतने का घर बनवाया और इतना खर्चा हुआ, इतना रिपेयर पे, इतना मेंटेनेंस पे, इतना रेनोवेशन पे, इतना वाइट वॉश पे हुआ। भाड़ में जाए ये सारी बातें। अर्जुन की तरीके से मछली की आंख देखनी है। 30% ऑफ द एनएवी, बात खत्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर आपको 30% अलाउ करवाएंगे। कभी कभी हो सकता है किसी ईयर में ऐसा कह दें कि इस ईयर में तो रेनोवेशन या किसी चीज पे खर्चे नहीं हुए प्रॉपर्टी पे, तब भी आपको 30% मिलेगा। यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर, जीरो है तब भी आपको 30% अलाउड है, और हो सकता है बहुत ज्यादा हो तब भी आपको कितना अलाउ होएगा, 30% अलाउ होएगा। ठीक है, देखो 24A, एवरी एसएससी शैल बी अलाउड। अब कभी कभी अगर एमसीक्यूज में पूछते हैं क्या 24A को अलाउ करना मैंडेटरी है, तो ये सब कोर्स शैल लिख रखा है ना, मैंडेटरी है। एवरी एसएससी शैल बी अलाउड अ नोशनल, मैम ये नोशनल क्यों लिखा, मैंने कहा ना इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर आपको इतना अलाउ होएगा। जरूरी नहीं है कि आपका इतना खर्च हो सकता है कम भी खर्च हो सकता है ज्यादा भी खर्च हो, बट आपको कितना अलाउ होएगा 30%, तो 30% नोशनल ही तो हो गया। Every SSC shall be allowed a notional expenditure equal to 30% of the net annual value of the house property for the various expenditure incurred by him. Actual expenditure incurred by the SSC shall not be taken into consideration. आई कहानी समझ ली। तो यानी कि मैं अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट बनवाया था। मैंने जीएवी की बात कर ली आप लोगों से। एमटी में मैंने आपको करा है ना, दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये ओनर के द्वारा होने चाहिए, ऊपर से पेड होने चाहिए। 24A में इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर आपको 24 ये इतना ही अलाउ होएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 24B। 24B की बात करते हैं, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों का बड़ा दर्द होता है 24B में, बट होप सो कि आपकी इस क्लास के बाद 24B में आपको दर्द ना हो। बेटा अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, बहुत ध्यान समझना, कहीं कहीं पे मैं जो 5 शब्द बोलने जा रही हूँ, कहीं पे 5 होंगे, कहीं पे 2 ही होंगे। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेशन के लिए, ऑल्ट्रेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है, सर मैं अगर उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, ये 24B में मुझे अलाउ होएगा। प्लीज फोकस करना। परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, इन सब के लिए मैं बात कर रही हूँ। इन सब के लिए अगर हमने कोई भी लोन लिया है तो वो सारा का सारा खर्चा अलाउ होएगा। अच्छा कहीं कहीं पे पता है क्या कहेंगे, कहीं कहीं पे परचेज और कंस्ट्रक्शन को अलाउ करवाएंगे। तो मैं आपको फोकस करवा रही हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपको क्या करना है, ये 5 बातें फोकस करने की। इन सब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप लोगे, आपको लोन पे इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। तो पहली बात तो यही होता है, कौन सा इंटरेस्ट अलाउ है, हर तरह का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 24B में हम बात करें इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में रेनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए, मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके लिए आपको इंटरेस्ट अलाउ होएगा। अच्छा अब यहाँ पे कहते हैं यार कि देखो इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के यार 2 मेथड है यार। एक मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। आपको इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, कंपाउंड नहीं लगाना, ठीक है ना यार। तो अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। मैं सिंपल इंटरेस्ट को ही यूज करने वाली हूँ, कंपाउंड को यूज करने वाली नहीं हूँ। तो पहली बात तो इन चीज़ों के लिए अलाउ होएगा। दूसरा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलाउ होने वाला है। तीसरा सर आपका इंटरेस्ट जो है वो पेड हो या फिर मुन्ना वो पेबल हो, ये आपको अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो मैंने आपको हर जगह पेड पेड करवा रही हूँ, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पेड हो या पेबल हो, इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। आई कहानी समझ में। एंड इंटरेस्ट ऑन एनी नंबर ऑफ लोन्स
अलाउ, अलाउड। इंटरेस्ट ऑन एनी नंबर ऑफ लोन का मतलब क्या है? जैसे आपने एक हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया, फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी, एक फ्लोर, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया, तो परचेज करने के लिए एक लोन, इसके ऊपर एक फ्लोर बनवाया उसके लिए एक लोन, इसको रेनोवेट करवाया उसके लिए एक लोन, इन सब पे इंटरेस्ट जा रहा है, सारा इंटरेस्ट अलाउ, सारा का सारा इंटरेस्ट अलाउ। ठीक है, तो पहली बात तो आप देखते हैं ध्यान, ये सब काम की बात है। इनके लिए अलाउ, सिंपल रेट से अलाउ, पेड हो या पेबल हो अलाउ, इंटरेस्ट ऑन एनी नंबर ऑफ लोन अलाउ। आप कह रहे हैं देखो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, मतलब कितने भी लोन होंगे, 4 5 7 10 जितने भी होंगे सब अलाउ, बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को हमें फोकस करना है। अगर ये चीज होगी तो ये चीज आपको अलाउ होती नहीं, तो इसको करवाना मत यार, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूंगी मुन्ना, तो हमारे पास 2 तरीके के इंटरेस्ट होंगे, प्रायर पीरियड और करंट पीरियड। प्रायर पीरियड का जो इंटरेस्ट होएगा ये आपको 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होएगा, मतलब जो हम प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट आएगा ये आपको 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होएगा। मतलब प्रायर पीरियड का जो इंटरेस्ट होएगा वो हम आपको एक मुश्त अलाउ नहीं करेंगे यार, ठीक है। करंट पीरियड होल इंटरेस्ट अलाउड। आई कहानी समझ में? इतनी बात पढ़ा दूं, फिर कंप्यूट करना बताती हूँ कि कैसे कंप्यूट करना है। 24B वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब पूरा फोकस यहाँ करना यार, अगर ये वाला टॉपिक आपको नहीं आया तो आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एग्जाम में कर नहीं पाओगे, पक्का नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि इस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। If any SSC has taken a loan or advances for the purchase, construction, renovation, addition, alteration, substitution, repair, etc., etc., the house property of the house property, interest on such loan shall be allowed to be deducted under section 24B from NAV, and interest is allowed on due basis. ड्यू का मतलब ये हो गया पेड हो या पेबल हो, दोनों पे होएगा। मैंने ड्यू वर्ड इसलिए नहीं यूज किया कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को, ठीक है ना। पेड हो या पेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलाउ हो जाए। बट ओनली सिंपल इंटरेस्ट इज अलाउड, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही अलाउ होएगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है ना, तो कंपाउंडिंग पे तो बात ही नहीं कर रहे यार। द एसएससी कैन टेक एनी नंबर ऑफ लोन, मैं बता चुकी हूँ क्या ये वाली बात भी आप लोगों को, कि एसएससी कितने भी लोन लेगा सबके लिए अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर द ईयर फॉर विच इनकम इज बीइंग कंप्यूटेड शैल बी अलाउड इन द सेम ईयर। बेटा ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं, कि करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होएगा वो सारा का सारा आपको सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा, एंड बी कॉल्ड द करंट पीरियड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर द period prior to the year in which the house was purchased or constructed shall be called prior period interest, and such interest shall be allowed in 5 annual equal installment। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, इन विच द हाउस was purchased और कंस्ट्रक्टेड। ठीक है मैम, ये सारी कहानियां मतलब यहाँ पे हो गई यार, ठीक है ना यार। देखो अब एक चीज और समझ लो। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर है, ये बिल्डर है। अब यार इस बिल्डर ने किसी मिस्टर एक्स को घर बेचा 50 लाख का। ना बेटा नहीं, उगते नहीं बेटा, उगते नहीं है। इसने 50 लाख का बेचा, मिस्टर एक्स ने तो 25 लाख इमीडिएटली पे कर दिए,
और 25 लाख रुपए जो थे बिल्डर ने कहा, इस मिस्टर एक्स ने कहा मैं तो 25 लाख नहीं अभी मेरे पास राइट नाउ, तो इन्होंने कहा ठीक है 1 लाख रुपीस की 25 किस्तें 25 महीने में पे कर देना, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 लाख रुपीस की 25 किस्तें और 25 महीने में हमें पे करनी है। मुद्दा ये आता है कि ये जो अनपेड अमाउंट है, तो इसी 25 लाख रुपए की बात चल रही है, इस वाले को अनपेड अमाउंट की। ये जो अनपेड अमाउंट है ना मुन्ना, अब वैसे तो ये कह रहे लोन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन बिल्डर कह रहा है भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम मंथली दे देना आके, और क्या। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अनपेड अमाउंट है ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा लोन कहलाएगा। और इस लोन पे अगर बिल्डर ने किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज किया होगा ना, तो वो इंटरेस्ट भी आपको 24B में अलाउ कर देंगे। बोलो इतनी कहानी समझ में आती है। एक और कहानी ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इंडिया से लोन लिया हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आउटसाइड इंडिया भी लोन लिया हो। तो क्या मुझे, अगर मैंने कोई लोन लिया है, मतलब मैंने कोई कैपिटल बोरो करी है, कोई अमाउंट बोरो किया है फॉरेन कंट्री से, तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट जा रहा है तो क्या वो इंटरेस्ट भी मुझे अलाउ होएगा? द आंसर इज यस, वो भी मुझे अलाउ होएगा। चाहे आप इंडिया से लोन लो चाहे आप आउटसाइड इंडिया लोन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा। बोलो कहानी समझ में आती क्या? तो यहाँ पे ये कहानी भी कंप्लीट हो गई एंड फॉरेन सोर्स का नीचे है वो भी कंप्लीट हो गई ना। अब अगले टॉपिक पे आते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझना है। मैंने इंटरेस्ट में 2 तरीके के इंटरेस्ट का जिक्र किया है, एक प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, करंट पीरियड। अब प्रायर पीरियड को बहुत एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने कहीं कि प्रायर पीरियड होता क्या है। तो जो समझना ध्यान से, प्रायर पीरियड क्या है। मान लो मैंने कोई लोन लिया 1 अगस्त 2019 को, और ये घर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। जो मेरा घर है वो बन के तैयार होता है, मान लो कौन सा ये जनवरी 25 ना, ये मैंने घर बना के जो तैयार करवाया वो तैयार हुआ जुलाई 2024 को। अब मुद्दा ये आता है कि मेरा प्रायर पीरियड कहां से कहां तक का होएगा। तो देखो प्रायर पीरियड आपका स्टार्ट तो होएगा जहां से आपने लोन जैसे ही लिया, जिस डेट को लिया वो डेट से आपका प्रायर पीरियड स्टार्ट। अब एंड कहां पे होएगा? जिस ईयर आपका घर बन के तैयार हुआ है उससे ठीक पहले वाली 31 मार्च। ठीक पहले वाली 31 मार्च क्या होगी? 1 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2024। मेरा प्रायर पीरियड कहां से कहां तक का होएगा? यहां से यहां तक का होएगा। जिस भी ईयर में घर बन के तैयार हुआ हो उसके ठीक पहले वाली 31 मार्च तक आपका प्रायर पीरियड होगा। द डेट ऑफ टेकिंग द लोन, जिस डेट से आपने लोन लिया और जिस डेट पे जिस ईयर में घर बन के आपका तैयार हुआ उसके ठीक पहले वाली 31 मार्च तक आपका प्रायर पीरियड होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगला देखो, अब आप लोग मुझे बताएंगे 1 अगस्त 2019 में मैंने लोन लिया और घर बन के तैयार हुआ 31 मार्च 2024। प्रायर पीरियड क्या होगा?
देखो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। डेट कुछ भी हो, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, ठीक पहले वाली 31 मार्च, ठीक पहले वाली 31 मार्च क्या होगी, 1 अगस्त 2019 टू 31/3/23 क्यों, इसके ठीक पहले वाली 31 मार्च ना, तो ठीक पहले 31 मार्च क्या होगी भाई, 31 मार्च 2023 से तो होगी। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। घर बन के तैयार हुआ 31 मार्च 24 को, कहेंगे प्रायर कंप्यूट करो और करंट कंप्यूट करो। अब अगर तुम्हें लगेगा अरे घर बन के तो अभी तैयार हुआ, तो लाओ यही कंसीडर कर लेते हैं यार, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया यार, मैं बुद्धू तो हूं नहीं, तो मैंने तुम्हें क्या बताया है कि 31 मार्च जस्ट पहले वाली लेंगे, तो इसके पहले 31 मार्च तो आएगी। मैम 1 साल पहले की बात कर रहे हो यार, 1 साल पहले की बात कर रहे हो, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक पहले वाली 31 मार्च, बात खत्म, क्लियर। चल, तो मुझे लग रहा है इतनी कहानी समझ में आ गई। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, मैथ्स आपके पास है, आप निकाल लो, मैं फिगर पूछूंगी आपको, सिर्फ वो बताना है यार, ठीक है ना, वो तो कोई बात नहीं है। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होएगा यहाँ पे, तो पहले एग्जाम्पल करवाना मुझे एक। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल यार, ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, मुझे पसंद है ये वाला एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आगे भी करते रहेंगे यार एक करके। अच्छा एक कहानी और बताना है यार, अगर आपने फॉरेन सोर्सेज से लोन लिया है ना, तो आपको इंटरेस्ट तभी अलाउ होएगा जब आपने टीडीएस को डिडक्ट किया होगा। अगर आपने फॉरेन सोर्स से लोन लिया है तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब जब आप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे फॉरेन सोर्स से भी लोन लिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉरेन सोर्स का भी जो लोन है बिल्कुल वैसे ही आपको अलाउ होएगा। बट अगर फॉरेन सोर्स पे आपने भाई फॉरेन कंट्री में आपने पेमेंट करी है ना, तो आपने टीडीएस डिडक्ट किया होगा, तभी आपको इंटरेस्ट अलाउ करवाएंगे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं करवाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात कर ही लेती हूँ, फिर एक क्वेश्चन करवाती हूँ यार। मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं तो इंडिया में रहती हूँ, आप सब जानते हो यार, 24/7 इंटू 365 आई हूँ यार। मेरी एक प्रॉपर्टी है जो कि कनाडा में है, और वो मैंने लेट आउट कर रखी है, उसकी रेंटल इनकम आ रही है, तो कॉमन सेंस में आरू तो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब अगर कनाडा की एक प्रॉपर्टी है और उसकी इनकम को कंप्यूट करना है मुझे इंडिया में, तो मैं कैसे कंप्यूट करूंगी, बिल्कुल जैसे कि वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो, बिल्कुल वैसे ही आप कंप्यूट करने वाले हो जैसे वो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में सिचुएटेड हो, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट करना। बस हो सकता है कि जो रेंटल इनकम है वो कहाँ पे दे रखा हो, फॉरेन करेंसी में दे रखा हो, तो अगर फॉरेन करेंसी में दे रखा है तो फिर उसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो कहानी समझ में आती क्या। चलो, इफ मिस्टर एक्स हैड टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1/10/2022, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ ना, लोन लिया है, कितने का लिया बेटा, 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% का है, लोन टेकन, डेट बताओ बेटा, 1 अक्टूबर 2022। बेटा घर बनके कब तैयार हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 30 जून 2023, और हमें इंटरेस्ट कब के लिए कंप्यूट करना है, एंड यहाँ पे इतना वो कंप्लीटेड इतना, एंड इन दिस केस इंटरेस्ट कितना 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 अलाउ होएगा। तो हम क्या मान रहे हैं, हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर वो है वो क्या है, 23, असेसमेंट ईयर क्या है, 23-24, असेसमेंट ईयर नहीं सॉरी 23-24 के लिए निकाल रहे हैं, है ना, 23-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारे लिए 23-24, और असेसमेंट ईयर हो गया हमारे लिए 24-25, ठीक है बेटा, यही असेसमेंट हम फॉलो कर रहे हैं। चल बना, अब पहले तो प्रायर पीरियड निकालो, तो भाई 2 इंटरेस्ट निकलेंगे हमारे, एक निकलेगा मुन्ना प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होगा, 1/10/2022 टू 31/3/2000, और करंट पीरियड क्या होएगा मेरे लिए
23-24, ये तो मैंने लिखी दी है ना। प्रीवियस ईयर का मतलब अर्निंग है, अर्निंग ईयर का मतलब बेटा करंट ईयर, ठीक है ना यार। बताया था मैंने ये सब बातें आप लोगों को पहली क्लास में ना कि करंट पीरियड प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड ऑल। तो अब मुझे लोन देखो, मैं तो इकट्ठे भी निकाल सकती हूँ, है ना, लेकिन हम हमेशा आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप, अच्छा इसमें खैर ज़्यादा है ही नहीं, 6 ज़्यादा है ही नहीं, 22-23 का ही तो है, 22-23, ये तो आसान क्वेश्चन है यार। 22-23 में निकालना है, कितनी वैल्यू है, 5 लाख, 10%। अक्टूबर से निकालना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आएगा बेटा ये 25,000। अच्छा अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि प्रायर पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपको अलाउ होएगा 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा ये। अच्छा करंट पीरियड में कितना वैल्यू है, 5 लाख, ये कोई रीपेमेंट तो है नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाई 10%, कितना आ जाएगा बेटा ये। टोटल कितना रेंट इनको अलाउ होएगा 24B में। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं, आगे चलूं। इलस्ट्रेशन 8 कुछ नहीं लिखेंगे अब सिर्फ ये क्वेश्चन मैं कैसे कर रही हूँ उसको देखें। रीपेमेंट है इसमें, है। अब ये मैं कैसे कर रही हूँ मुझे देखते जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है घर पे करने के लिए, बस इसको अच्छे से देखना कि मैंने कैसे किया इसको, ठीक है, और मेरे साथ समझेंगे भी कि क्या है, कहाँ है, कितना है, कैसे, ठीक है। देखो, मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹15 लाख, 15 लाख का एक लोन लिया, 1/7/2019 को लिया बेटा, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन हाउस विच इज कंप्लीटेड ऑन 1/5/2023। तो मेरे को जरा बताओ प्रायर पीरियड कहाँ से, मतलब लोन टेकन और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। पहले मुझे यहाँ बता दो लोन अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% का है, लोन टेकन क्या है, 1 जुलाई 2019, कंप्लीशन कब हुआ है, 1/5/2023, ठीक है। जरा एक चीज और देखो, रीपेमेंट हो रहा है कब से, रीपेमेंट 1 लाख रुपीज की हो रही है 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। अब देखो, ठीक है, मैंने ये डेटा नोट कर लिया क्योंकि मुझे ये डेटा चाहिए होगा। मैं एक बार आप लोगों को भी क्वेश्चन फिर से पढ़ा देती हूँ कि 1/5/23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया एंड वाज लेट आउट द प्रॉपर्टी 90,000 पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023 एंड द फेयर रेंट इज 1/25 एंड एसएससी हैज पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 30,000, ठीक है, एंड एसएससी हैज रीपेड द लोन इतना इतना इतना। पहले मैं इंटरेस्ट की बात करूँ फिर प्रॉपर्टी की बात करूँगी, ठीक है ना यार। यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जुलाई से, तो आपका जो ARR निकलेगा वो जुलाई से निकलेगा, 12 महीने का नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी हमने किसी और डेट से लेट आउट करी, लेकिन जो रेंटल इनकम है, जो फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, उसका क्या करेंगे। देखो, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट ये हमेशा 12 महीने का ही निकालेंगे। इनका इससे लेने देना नहीं होएगा कि क्या कितना दिन प्रॉपर्टी लेट आउट रही, कितने दिन नहीं रही, ठीक है ना यार। और प्रॉपर्टी जब से लेट आउट हुई है ARR हम वहीं से निकालेंगे, ठीक है ना यार। खैर अभी उस पर विस्तार में चर्चा होएगी क्योंकि अभी वैकेंसी का केस पढ़ाऊंगी, अनरियलाइज्ड रेंट पढ़ाऊंगी, तो उस पर चर्चा होएगी। मैं बस एक सीक्वेंस मेंटेन कर रही हूँ कि जो फॉर्मेट मैंने बताया है उस फॉर्मेट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी रेंटल इनकम आप इसमें निकालने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप पहले इस पर इंटरेस्ट निकालें हमारे साथ। चलो अब देखेंगे, मुझे सर 15 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, तो मैं पहले बात कर लेती हूँ प्रायर पीरियड और करंट पीरियड की।
यार करंट पीरियड तो मेरे लिए 23-24 है। क्वेश्चन में हमेशा नीचे देखना कि कौन से ईयर के लिए आपको निकालना है हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो वो हमेशा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा भाई। हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर जो हमारे लिए प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है, तो हम यहाँ पे 23-24 के लिए कंप्यूट करें, 23-24 ही हमारा करंट ईयर होगा। जिस ईयर के लिए आप अपनी इनकम कंप्यूट कर रहे हो वो ईयर ही आपके लिए करंट ईयर होएगा। प्रायर पीरियड आपके बदलते रहेंगे, ठीक है। अब प्रायर पीरियड में मैंने लोन लिया हुआ है 1/7/2019 को, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है 1/5/23 को, तो प्रायर पीरियड कितना होएगा 31/3/2023। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं चाहूँ तो इंटरेस्ट साथ में निकाल दूं, बट यहाँ पे रीपेमेंट हो रही है। जब रीपेमेंट हो रही है यानी कि 1 जनवरी 2022 से इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर रीपेमेंट हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि 15 लाख पे हम हमेशा इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं कर सकते। जैसे जैसे रीपेमेंट होती जा रही है वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल का अमाउंट कम भी करेंगे यार, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, मैं 19-20 के लिए निकाल लूं, 20-21 के लिए निकाल लूं। 21-22 में यार रीपेमेंट हो रही है जनवरी में, तो 21-22 में हो रही है तो 21-22 में अलग लिख लेती हूँ, और 22-23 में मैं निकाल लेती हूँ। 23-24 तो मेरे लिए करंट पीरियड है बेटा। चलो मुन्ना, कितना लोन है 15 लाख। बेटे इस 15 लाख पे 12% का ROI है, मल्टीप्लाइड बाई, मैंने जुलाई में लोन लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने महीने हुए 9 महीने। तो यहाँ पे 9/12 निकलेगा, कितना आएगा जरा बताना मुझे, 1,35,000। अब बेटा 20-21 में तो फिलहाल कोई रीपेमेंट भी नहीं है, तो 20-21 की मैं बात करूँ तो पूरा 15 लाख पे मेरा 12% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी से निकल जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा ये 1 लाख, ये अब मुन्ना 21-22 में रीपेमेंट है तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब रीपेमेंट में जरा देखो ध्यान से, देखो 15 लाख पे दिसंबर तक तो 15 लाख पे क्या होएगा, जनवरी में रीपेमेंट हो गई 1 लाख रुपीस की, तो जनवरी से 14 लाख पे जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कर लूँ यार कि अप्रैल से दिसंबर तक ये एक पीरियड हो जाएगा, और जैन से मार्च तक ये एक पीरियड हो जाएगा। अच्छा अप्रैल से दिसंबर तक तो 15 लाख पे निकलेगा ना मुन्ना, 12% इंटू 9 मंथ, कितना आ जाएगा बेटा ये 1,35,000। जनवरी में रीपेमेंट हो गई, तो अगर रीपेमेंट हो गई तो कितने पे निकलेगा बेटा 14 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, कितना आएगा बेटा 42,000। ना इसको समाप्त करो जरा, कितना आएगा जोड़ो 1 लाख, ठीक है बेटा। इससे सहमत हो, इससे सहमत हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ो। अब बेटा 21-22 हो गया, 22-23। अब 22-23 में भी बेटा अप्रैल से लेके दिसंबर तक मैं निकालूंगी 14 लाख पे, फिर जनवरी में रीपेमेंट हो गई होगी तो जनवरी में फिगर चेंज हो जाएगी यार हमारी, तो अप्रैल टू दिसंबर एंड जैन टू मार्च। अप्रैल टू दिसंबर बेटा 14 लाख पे, 14 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, कितना आ जाएगा बेटे 1,26,000। सही है ना ये फिगर। फिर यहाँ पे बेटा 13 लाख हो गए ना, 13 लाख पे 12% इंटू 3/12, ये 3 है 39,000। ओके ठीक है, चलो अभी इसको जोड़ दो, कितना आएगा 1,65,000। अब एक काम करो, जितना भी ये हाईलाइटेड है जरा इसको जोड़ दो, ये सारा जोड़ दिया ना, ये 1,35, ये वाला भी, ये वाला भी, ये और ये, कितना आया बेटा ये
एक 35, एक 80, एक 77 और एक 65, 657। तो बेटा टोटल जो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट है, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट है, ये मुन्ना मेरा कितना है 57,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देना, कितना आएगा 1,30,1,400। ये आ गया प्रायर पीरियड, इतना अलाउ होएगा ना। अब हम लोग मूव करें करंट पीरियड पे, तो करंट पीरियड में ये वाली फिगर जाएगी मूव होके करंट पीरियड में। तो अगेन करंट पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, 2 बार निकालने वाले, क्यों, एक निकालेंगे हम लोग अप्रैल टू दिसंबर और एक निकालेंगे हम लोग जैन टू मार्च। अप्रैल टू दिसंबर 13 लाख रुपीस बेटा कैरी फॉरवर्ड होके जा रहा है, इंटू 12% इंटू 9/12 कितना आएगा 1,17,17 1,17,000। फिर यहाँ पे बेटा कितने पे निकलेगा 12 लाख पे, 12% इंटू 3/12 36,000। बेटा जोड़ो कितना आएगा 1,53,000। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि 24B में हमें 24B में कितना इंटरेस्ट अलाउ होएगा, तो 284 बोलो। अब एक बार जरा इसको देख लो, क्या कोई डाउट है इसमें, देख लो। ना डाउट्स हो तो मुझे बोलना, तो मैं आगे बढ़ूंगी। कोई डाउट्स हो तो देख लो, कोई फिगर ना समझ में आए, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आई हो, या कोई तरीका नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते फिर। आंसर मैच भी कर रहा होगा, है ना। चलो अभी मैं इंटरेस्ट ही कंप्यूट करवा रही हूँ, तो और मैं किसी चीज पे बात नहीं कर रही हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹15 लाख 1 जुलाई 2019 को लिया है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन हाउस विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 1/4/2022 and was let out 90,000 per month with the effect from 1/5 and fair rent is 1 lakh and the municipal tax is 30,000 per month previous year 23-24 के लिए, and SSC has repaid the loan in annual installment of 1 lakh starting from 1/1/2022, taxability for the assessment year 24-25। तो अब मुझे जो डेटा चाहिए वो डेटा मुझे आप लोग बताओ, मुझे आप लोग बताओ कि लोन टेकन कितना है बेटा 15 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 12% का है, लोन टेकन की डेट बताओ 1/7, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट बताओ 22, ठीक है। रीपेमेंट की डेट बताओ 1/1/2022, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के लिए हम इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, तो हमारा एक होएगा प्रायर पीरियड और एक होएगा हमारे लिए करंट पीरियड। प्रायर पीरियड तो मुझे दिख रहा है कि 1/7/2019 से ठीक पहले वाली 31 मार्च होगी 31/3/2022। यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक गेम है ना। ओके करंट पीरियड तो हमारा कितना है 23-24 ही है,
यहाँ देखो 22 तक, अब 22-23 का देखो पीरियड का गैप है, 22-23 का गैप है, तो 22-23 का जब मांगा ही नहीं तो हमें 22-23 का देना ही नहीं है भाई, हमें प्रायर पीरियड निकाल लेना है। प्रायर पीरियड 2022 तक ही है, 31/3/2022 तक, तो प्रायर पीरियड हम यहीं तक निकालेंगे। कोई करंट पीरियड 22-23 पड़ा होएगा, तो जब जिस ईयर में पड़ा होएगा उस ईयर में कैलकुलेशन हो गई होएगी उस ईयर की, तो हमें 22-23 का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो रहा है यहाँ से 1/1/22 से, तो जब ये 1 साल का गैप लेंगे ना हम 22-23 का, तो प्रिंसिपल को भी हम इससे एडजस्ट करने के बाद फिर 23-24 में लेके जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल का रीपेमेंट कहाँ से हो रहा है, 1 जनवरी 2022 से हो रहा है, तो कॉमन सेंस है अगर 1/1/22 को रीपेमेंट हुई होगी तो फिर 22-23 में भी तो हुई होगी, बोल भाई। और फिर 23-24 में जाएगा तो फिर ये एडजस्टमेंट हो ही जाएगा, लेकिन हमें 22-23 का फिलहाल तो कोई और ट्रीटमेंट नहीं करना। मुझे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे करना आप लोगों को, ठीक है बेटा। वापस फिर से हम एक काम करते हैं, 19-20 का निकालेंगे, 20-21 का निकालेंगे और 21-22 का निकालेंगे। 19-20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने लोन लिया है 15 लाख का, 12% का ROI है, मल्टीप्लाइड बाय कितना 9/12, कितना आ जाएगा बेटा ये 1 लाख। अब यहाँ पे भी अभी कोई रीपेमेंट है नहीं, तो 15 लाख रुपीस पे हमने पूरे साल भर का लगा दिया, 12% कितना आ गया बेटा ये 1,80,000। बेटा यहाँ पे रीपेमेंट आ गई ना, क्वेश्चन में देखो 1 जनवरी 2022 से रीपेमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रैल टू दिसंबर अलग निकालेंगे एंड जैन टू दिसंबर हम अलग निकालने वाले। अप्रैल टू दिसंबर की बात करते बेटा, तो 15 लाख यहाँ पे अभी कोई रीपेमेंट नहीं बनी है मुन्ना, ये 12% और 9/12 कितना आ जाएगा बेटे 1,35,000। और जनवरी में यहाँ रीपेमेंट हो गई 1 लाख रुपीज की, तो 14 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12% इंटू 3/12 कितना आ गया बेटा ये 40। जब जोड़ो इन दोनों कितना आएगा, हाँ बेटा इसको जोड़ो यार 177। अब ये तो प्रायर पीरियड आ गया, कितना है जो जोड़ो बताओ 4,92,000 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी डिवाइड बाई 5 कितना आएगा। अच्छा अब 23-24 में निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम 22-23 में मूव किए होंगे तो 14 लाख पे 9 महीने का निकला होगा, फिर 13 लाख पे 3 महीने का निकला होगा, तो इसका मतलब जो फिगर 23-24 में गई वो कितनी गई 13 लाख गई। आप समझ पाए मैंने यहाँ पे 13 लाख क्यों लिखा है, जबकि यहाँ पे फिगर कितनी है, लास्टली हमने इस पे कैलकुलेट किया था। आप समझ पाए मैंने ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 22-23 का गैप है ना, तो 22-23 का अगर गैप है तो 22-23 में हुआ होगा, 22-23 का हमसे पूछा नहीं तो हमने बताना नहीं उसको, तो अगर 22-23 में हमने रीपेमेंट करी होगी तो 14 लाख गया होगा कैरी फॉरवर्ड होके, फिर जनवरी में 1 लाख की रीपेमेंट हो गई होगी, 13 लाख बचा होगा, तो 13 लाख जाएगा यहाँ पे। तो 13 लाख में फिर हम क्या करेंगे अप्रैल टू दिसंबर बेटा एंड जनवरी टू मार्च। मुन्ना बता भाई 13 लाख पे 12% मल्टीप्लाइड बाई कितना 9/12 कितना आया यार ये 1,17,000। जय बताओ 12 लाख रीपेमेंट हो गई ना, इंटू 12% 3/12 कितना आया 36,000 है ना, जोड़ो कितना आएगा बच्चा 1 लाख, जोड़ो कितना आएगा ये दोनों 251, मैच कर लो आंसर आ रहा होगा। बोलो अब ये कहानी समझ में है आप लोगों को, इंटरेस्ट में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 साल का गैप लेके भी दिखा दिया, 2 साल का भी गैप हो सकता है, 3 साल का भी गैप हो सकता है,
और कभी कभी तो 7 साल का भी गैप हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है। 8 साल का गैप हुआ तो आपको पता है प्रायर पीरियड इंटरेस्ट तो 5 साल में राइट ऑफ हो जाता है। बच्चे क्वेश्चन में ढूंढते प्रायर पीरियड अलाउ क्यों नहीं किया, सॉल्यूशन देख लेते हो तुम लोग घर पे जाके क्वेश्चन करते समय। अब गैप दे रखा है 7 साल का और तुम देख रहे हो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट अलाउ नहीं करवाया, अब तुम जूझे पड़े हो काहे नहीं अलाउ कराया, काहे नहीं अलाउ कराया। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट 5 सालों में राइट ऑफ हो जाएगा। अगर गैप 5 साल से ज़्यादा का है तो कॉमन सेंस है कि प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट राइट ऑफ हो गया होगा 5 सालों में, तो वहाँ पे फाइंड आउट मत करना यार। जैसे यहाँ पे 22-23 में प्रायर पीरियड इंटरेस्ट अलाउ हुआ होगा, है ना, 23-24 में अलाउ होएगा, 5 साल ही अलाउ होएगा, 5 साल के बाद तो राइट ऑफ हो जाना है, तो उसको फाइंड आउट मत करना यार, समझा क्या। ये देखो मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया था ना, अब अगर मैंने वो एग्जाम्पल नहीं दिया होता तो तुम यहाँ फंस जाते आके, तुम ना निकाल देते यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं, मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1/10/2020 10% पर एनम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वाज कंप्लीटेड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 निकालना है तुम्हें। तो वेरी सिंपल यार, 5 लाख। अब हमें जल्दी जल्दी से डेटा 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 लिखवाओ। लोन टेकन कितना लोन है, 5 लाख का, 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, 10% का है लोन टेक, 10%। लोन टेकन बताओ कितना है, 1/10/2020 सीसी 2024 है ना। रिपेमेंट कुछ है नहीं, वेरी सिंपल यार। चलो इंटरेस्ट प्रायर पीरियड मुन्ना और करंट पीरियड है ना। प्रायर पीरियड में मुन्ना प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कहाँ, प्रायर पीरियड का टाइम पीरियड बताओ पहले तो, प्रायर पीरियड कहाँ से कहाँ तक, 1/10/2020 टू 31/3 चलो यार यहाँ पे रीपेमेंट नहीं है, इकट्ठे कंप्यूट कर दें क्या, क्या इकट्ठे कंप्यूट, रीपेमेंट ना हो तो इकट्ठे भी कंप्यूट कर सकते हो। 5 लाख पे 10%। अच्छा आप जरा एक काम करो और यहाँ से देखो, देखो 20-21 में 6 महीने हुए, 6 महीने, 21-22 में 12, तो 6 महीने हुए 20-21 में, 21-22 में हुए 12 महीने और 22-23 में हुए 12 महीने। चलो बताओ कितना आएगा, 30। तो 30 बटे कितना आ जाएगा, 1 लाख। ऐसे करना मत यार, इकट्ठे मत लगाना यार। मान लो तुमने 6 महीने भी कम कैलकुलेट कर लिए ना तो गड़बड़ा जाएगा ना यार। मतलब आप ईयर को बाइफरकेट करके करना, 2 स्टेप बढ़ेंगे लेकिन आसान रहेगा, तुम्हारे को तसल्ली रहेगी दिल में। तुमने 30 कर लिया, बस तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, कितना आएगा। और करंट पीरियड का मुन्ना 5 लाख पे 10% 50,000, जोड़ो कितना आएगा, मैच कर लो। कहानी समझ में आती क्या, डेट से नहीं कंफ्यूज होना मुन्ना, डेट से कंफ्यूज नहीं होना है ना, डेट से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तुम्हें बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, हालांकि जिस चीज़ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे मैंने हर उस चीज़ पे सतर्क कर दिया है, ठीक है। चलो तो मैं चाहूँगी कि एक क्वेश्चन फिर SW आप लोग कर लेंगे यार, मैं नए कॉन्सेप्ट पे मूव करती हूँ कि करवा दूँ, हैं तो कर लोगे तो कर लेना फिर। चलो इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करवा दूँ। चलो SW है, ट्राई करके आओ। लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगर लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लिया है तो उसका भी इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तब भी आपको उसका भी रेंटल आप जैसे वैसे कंप्यूट करोगे जैसे प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। एंड अगर आपने कैपिटल बोरो करी आउटसाइड इंडिया तो आपको अलाउ हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, TDS डिडक्ट करना। अगर TDS डिडक्ट नहीं होएगा तो फिर ये आपको अलाउ नहीं होएगा, ठीक है।
If loan is taken from the outside India, in that case also interest is allowed. But the person making payment of interest should deduct tax at source. ठीक है ना बेटा? चलो, तो ये कहानी यहाँ तक हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी अभी आपको कितनी बातें बताई। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जीएवी निकालना सिखा दिया। उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होएगा। ठीक है, 4 वैल्यू लेनी है, 2 भी होंगी तब भी निकाल लोगे, 3 होंगे तब भी निकाल लेना। ठीक है, एमटी के रिस्पेक्ट में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पेड बाय द ओनर होना चाहिए एंड ये पेड होना चाहिए। पेबल होएगा तो नॉट अलाउड, टेनेंट, मतलब ये 2 बातें होंगी बस। इसके अलावा कोई और बात होगी तो अलाउ मत करवाना यार। ठीक है, 24A में तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बार बार लालच देंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दिस खर्च किया, दैट, भाड़ में जाए। तुमने क्या करना है, 30% फ्लैट। 24B में हाँ कहानी थी, है ना यार? एक बार 24B की कहानी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट ही अलाउ कराना है, क्योंकि कंपाउंडिंग अलाउ करते नहीं। कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अच्छा, एनी नंबर ऑफ लोन इज अलाउड। कितने भी लोन लोगे, रेनोवेशन के लिए ले लो, ऑल्ट्रेशन के लिए ले लो, बनाने के लिए ले लो, सब अलाउ हो जाएंगे तुम्हारे को यार। ठीक है, पेड और पेबल दोनों ही इंटरेस्ट आपको अलाउ होंगे। यहाँ पे ऐसा कोई लोचा एंड लफड़ा नहीं है कि आपको पेड होएगा तभी अलाउ होएगा। पेड हो या पेबल हो, आपको दोनों ही बेसिस पे अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट आपको अलाउ होएगा 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। प्रायर पीरियड में आप ध्यान रखना, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना यार, ये प्रायर पीरियड के भी देंगे। लोन लिया है और बहुत पहले लिया है, 2012-13 में दिखा देंगे, और तुम 24 में बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रायर पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो राइट ऑफ हो गया होगा। तुम्हें सिर्फ करंट पीरियड पे निकालना है, तो इस बात को ध्यान में रखना। खैर, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कितने भागों में अलाउ होएगा? 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा। करंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना? सब अलाउ हो जाएगा, सब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, बट सब अलाउ हो जाएगा डिपेंड कि कौन सा केस है। अभी इतना सा तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अभी तो कॉन्सेप्ट बड़ा है ना, तो आगे आगे चल के देखेंगे कि कब अलाउ होएगा, नहीं होएगा, कितना होएगा, कितना नहीं होएगा, आगे देखेंगे, है ना। फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट है मैं किस में पढ़ा रही हूँ? 115 बैक पे पढ़ा रही हूँ। आपको पता है आपके सिलेबस में 2 टैक्स रिजीम है, 115 बैक है, अदर देन 115 बैक है। मैं अभी 115 बैक पे बात कर रही हूँ। आपके एचपी के टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट्स है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी 115 बैक फॉलो करते हो तो ट्रीटमेंट ये होंगे, एंड अगर अदर देन 115 बैक फॉलो करते हो तो ट्रीटमेंट कुछ और होंगे। ठीक है ना यार? कल अभी तो उस तक पहुंचे नहीं है, तो अभी इस पर बात नहीं करिए। चलो सर, अब आगे बात करेंगे हम लोग। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, सर एक कॉन्सेप्ट हमारा वैकेंसी का। अब वैकेंसी की कहानी क्या है यार? वैकेंसी की कहानी ये है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अपने घर को लेट आउट किया, अब जो किराएदार है वो 1 अप्रैल को आ गया, तो अप्रैल से लेके वो दिसंबर तक मान लो रहा, और दिसंबर के बाद वो घर छोड़ के चला गया। मतलब वो चला गया कि अब उसको कहीं और ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, किसी भी रीजन की वजह से वो घर छोड़ के चला गया। अब अगले जनवरी, फरवरी एंड मार्च कोई टेनेंट ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो घर था वो 9 महीने तो ऑक्युपाइड रहा एंड 3 महीने की वैकेंसी हो गई। अब अगर 3 महीने की वैकेंसी हो गई तो उस वैकेंसी का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक बार में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। सर सुनो, इसीलिए मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं करवाए थे आपको फुल फ्लेज। बेटा देखो, अभी तो वैकेंसी को भूल जाओ। किसी भी प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम फेयर रेंट निकालते हैं। बेटा फेयर रेंट हमेशा 12 महीने का निकालना। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा हमेशा 12 महीने के निकालना। स्टैंडर्ड रेंट बेटा हमेशा 12 महीने का निकालना है। बेटा ये नहीं कि ये जो होंगे ये तो 12 महीने के ही होंगे। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है, 6 महीने के लिए लेट आउट है, 6 महीने की वैकेंसी है, 8 महीने की वैकेंसी है, तुमने क्या करना है, ये चीज को तुमने 12 महीने का कंप्यूट करना है। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि वैकेंसी के साथ ये चीजें मूव करेंगी। ठीक है ना यार? तो ये 12 महीने का निकलेगा। ठीक है मैम, यानी कि आपका कोई एक्सपेक्टेड रेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, विच इज हायर, विच इज लोअर एंड विच इज हायर करके। अब ARR लेंगे। ARR अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल
9 महीने का ही 3 महीने का वैकेंसी हो गया, तो ARR हम कितना कंप्यूट करने वाले हैं? 9 महीने का। भाई कॉमन सेंस है, जितने का मिलेगा हम उतना ही तो करेंगे ना। 3 महीने वैकेंट रहा तो 3 महीने का रेंट ही नहीं मिला, 9 महीने ऑक्युपाइड रहा तो 9 महीने का मिला होगा यार, वही सिंपल यार। अच्छा अब एक काम करो, जरा मुझे कुछ फिगर में लिखती हूँ, जरा मुझे उसको कैलकुलेट करवा दो यार, है ना। से फेयर रेंट है 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 9,000, 9,000, स्टैंडर्ड रेंट है 8,000, ये है 12,000। लेकिन 12,000 में क्या हो गया है, 8 ही महीने लेट आउट रहा, बाकी की वैकेंसी हो गई। जरा ये मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आया? 1,20,000। बेटा ये 12 करो कितना आएगा? 1,09,। हाँ 9,000। 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आया? ये 96,000। 7 कर दो इसको। हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं? विच एवर इज हायर, एक 20, विच एवर इज लोअर 96 आ गया, विच एवर इज हायर 96, हमने 96 ले लिया। तो मैम इसमें वैकेंसी का कोई ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? अब ट्रीटमेंट होगा। सर सुने ध्यान से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब यहाँ पे ना हम 96,000 नहीं लेंगे, यहाँ पे मेरी GAV आएगी 84,000। ऐसा क्यों होएगा? सुनो ध्यान से आप बेटा, यहाँ पे मेरी जो GAV आएगी वो 84,000 आएगी, 96,000 नहीं आएगी। अब सुनो क्या, देखो फॉर्मूला, वैकेंसी होने के बाद भी फॉर्मूला वही लगाते हैं, हायर लोअर एंड हायर। बट मेरा जो ARR है, ये ARR ड्यू टू वैकेंसी कम है, 4-5 महीने की वैकेंसी हो गई। मेरा जो ARR है वो ड्यू टू वैकेंसी कम है। अगर वैकेंसी ना होती तो जो मेरा ARR है ये एक्सपेक्टेड से हायर होता ना, तो कॉमन सेंस है तब तो हम ARR को ही GAV बना रहे होते। आप लेकिन क्योंकि 5 महीने की क्या है, वैकेंसी है, और 5 महीने की वैकेंसी की वजह से मेरा जो ARR है वो कम आ गया। लेकिन अगर एक्चुअल में वैकेंसी ना होती तो हम ARR को ही तो GAV मानते। तो अगर ARR ड्यू टू वैकेंसी कम है, अगर वैकेंसी ना होती तो ARR हायर होता, तो हम ARR को ही GAV मानेंगे। यानी कि यहाँ पे GAV कितनी आएगी? कितनी आएगी? बोल भाई, कहानी समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल देखो, फेयर रेंट है 10,000, MV है हमारा 9,000, SR है हमारा 8,000 और ARR है हमारा 7,000। दिस और दिस विच, अच्छा मल्टीप्लाई ये कर रखा है तो मैं यही ले लेती हूँ, है ना। एक कंप्यूट करना पड़ेगा। ये 1,20,000 है, ये 1,08,000 है मुन्ना, ये 96,000 है। ये बताओ कितना आएगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल 7 महीने का ही है, पढ़ी मुन्ना। दिस और दिस विच एवर इज हायर 1,20, विच एवर इज लोअर 96, विच एवर इज हायर 96। मैम यहाँ पे 96 क्यों लिया, 49 क्यों नहीं लिया? अगर हम 12 महीने का भी लेते तब भी मेरा जो ARR है वो वैसे भी कम आता। तो कॉमन सेंस है, हम एक्सपेक्टेड को ही तो GAV मान रहे होते। तो अगर हम एक्सपेक्टेड को ही GAV मान रहे होते तब तो फिर 96,000 लेते यार। आई कहानी समझ में? तो अगर मेरा ARR ड्यू टू वैकेंसी कम आ रहा है, वैकेंसी ना होती तो मेरा ARR हायर होता, तो मैं उसी को लेती। लेकिन अब क्योंकि मेरा जो ARR है जेन्युइनली कम है, मैं एक्सपेक्टेड, अब कंपेयर कर लेना, अगर एक्सपेक्टेड हायर आ रहा था तो एक्सपेक्टेड को ही लेंगे GAV, और अगर ARR हमारा हायर आ रहा था पर ड्यू टू वैकेंसी अभी कम है तो हम ARR को ही GAV मानेंगे। बोलो कहानी समझ में आती क्या? तो ये कहानी यहाँ पे हो गई। एक क्वेश्चन, चलो यहाँ पे वैकेंसी ये कर रखा है इन्होंने, देखो
सिचुएशन 1 में आंसर नहीं है यहाँ पे, चलो बहुत अच्छी बात है। ये पर मंथ है ना, पर मंथ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार इनको, है ना हमको, हमें। चलो कर लो फटाफट फटाफट। या ऐसे ही दिखा दो क्या, ऐसे दिखा दो क्या, देखो विच एवर इज, ऐसे भी देख सकते हो, विच एवर इज हायर 10 आएगा, विच एवर इज लोअर 10 आएगा, और विच एवर इज हायर 10 आएगा। अब वैकेंसी यहाँ पे 7,000 का है, वैकेंसी क्या है हमारी, 1 महीने की है। वैकेंसी हो या ना हो, हमारा ARR तो वैसे ही कम है, तो हम एक्सपेक्टेड को तो GAV मानेंगे, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 12 वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, GAV हो जाएगी। वेरी सिंपल। यहाँ देखो, दिस और दिस विच एवर इज हायर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, 11,000। अच्छा ये है 11,500। अब यहाँ पे वैकेंसी 1 महीने की, इस वजह से ये कम आएगा, तो हम क्या करेंगे 11,500 इंटू करेंगे 11, कितना आएगा, आप आंसर चेक करो, ये होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि 11,500 मेरा ARR क्या है, एक्सपेक्टेड से हायर है ना, तो अगर अब ARR को अगर हम 11 महीने से कंप्यूट करेंगे तो मेरा एक्सपेक्टेड हाई रहेगा और मेरा ARR कम रहेगा। बट अगर मेरा वैकेंसी ना होता तो मैं ARR को कंसिडर करती ना, मैं ARR को ले लूंगी बेटा। देखो यहाँ पे दिस और दिस विच एवर इज, दिस और दिस विच एवर इज, और फिर लोअर आ गई 16,000। अब यहाँ पे भाई वैकेंसी ये 16,000 हमारा है, तो हम 16,000 को इंटू 11 करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम वही लेंगे यार। हाँ बेटा जो भी आएगी। दिस और दिस विच एवर इज 12,000, दिस और दिस विच एवर इज लोअर 7,000, और दिस और दिस विच एवर इज हायर, तो 20,000 इंटू 10 जो भी आएगी आप ले लेंगे यार, ठीक है। वेरी सिंपल। ओके तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन SW दिए, इसके अलावा अगले कॉन्सेप्ट जो होंगे वो अगली क्लास में होंगे, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं तक के लिए।